प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने वाक्य संरचना में मिश्रित वाक्य के बारे में चर्चा की थी। आज उसे आगे बढ़ाएंगे। हमने उदाहरण तक देख लिया था मिश्रित वाक्य का। अब देखते हैं एक बार पहचान कि कैसे होती है मिश्रित वाक्य की पहचान। तो पहचान में देखें आप, पहचान मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य की पहचान। पहली पहचान है इसमें अर्थ के लिए उपवाक्य, अर्थ के लिए उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। दूसरी पहचान है यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। जैसे कि, क्योंकि, अल्पविराम, कि, क्योंकि, अल्पविराम, जो, तो, वो, ज्यों, जैसे, जब, तब, यदि, यद्यपि, जिस, जिन, और जिस जिन के साथ कोई भी कारक चिन्ह जुड़ सकता है। जिस जिन के साथ कोई भी कारक चिन्ह जुड़ सकता है। जिस जिनके साथ कोई भी कारक चिन्ह जुड़ सकता है, जिस जिनके साथ कोई भी कारक चिन्ह जुड़ सकता है। जैसे जिसने, जिसको, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्होंने, जिनको, जिनके लिए, जिनके द्वारा, जिनका, जिनकी, जिनके, कोई भी कारक चिन्ह जुड़कर आ सकता है। जैसे एक उदाहरण देखें आप, एक उदाहरण, फिर आगे बात करेंगे। उदाहरण देखें, ये वही लड़के हैं, ये वही लड़के हैं जिन्होंने चोर को पीटा था, जिन्होंने
चोर को पीटा था। जिन्होंने चोर को पीटा था, ये वही लड़के हैं जिन्होंने चोर को पीटा था। तो सबसे बड़ी पहचान हो गई हमारी मिश्र वाक्य की। इसमें क्या लग के आ रहा है? जिन्होंने। क्या लग के आ रहा है? जिन्होंने। और जिन्होंने क्या है? संयोजक शब्द। क्या है? संयोजक शब्द। क्या है? संयोजक शब्द है। जिन्होंने क्या है? संयोजक शब्द। और ये वही लड़के हैं, ये वही लड़के हैं। क्या हो गया? ये हो गया प्रधान उपवाक्य। ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। और चोर को पीटा था, यह हो गया आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। चोर को पीटा था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। और ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। हमें पता कैसे चला कि ये आश्रित उपवाक्य है? हमें पता चला संयोजक शब्दों से कि जो उपवाक्य संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है वह क्या माना जाता है? आश्रित उपवाक्य माना जाता है। अब ये थे हमारे वाक्य के भेद, लेकिन आगे की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है उपवाक्य। वो क्या है? उपवाक्य। तो हम बात करेंगे अब यहाँ उपवाक्यों की। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपवाक्य के भेद। उपवाक्य। उपवाक्य। उपवाक्य जो शब्द है वो देखिए आप, इसमें दो शब्द हैं। एक तो है उप और एक है वाक्य। उप क्या है? उपसर्ग है यहाँ। और उपसर्ग हमेशा क्या देता है? सहायक का अर्थ देता है। जो उपसर्ग है किसका अर्थ देता है? सहायक का अर्थ देता है या छोटा का अर्थ देता है। तो ये क्या है? वाक्य। और ये क्या है? उप, यानी छोटा या सहायक। तो क्या हो गया? ये छोटा वाक्य। यानी वाक्य की जो छोटी इकाई होती है, वाक्य की छोटी इकाई होती है वो क्या मानी जाती है? उपवाक्य माना जाता है। यानी वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य मानी जाती है या उपवाक्य माना जाता है, क्योंकि उप यहाँ लगा हुआ है। और उप के दो अर्थ होते हैं उपसर्ग के, एक होता है सहायक और एक होता है छोटा। तो उप के दो अर्थ हुए सहायक और या छोटा, और वाक्य यानी वाक्य। तो छोटा वाक्य और छोटा वाक्य से तात्पर्य क्या निकला? वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहा जाता है। एक परिभाषा तो होती है ये, दूसरी परिभाषा होती है क्या? वो सुने कि किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को समझने के लिए जिन छोटे छोटे वाक्यों की रचना की जाती है उसे भी क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। यानी किसी बात को समझने के लिए जिन छोटे छोटे वाक्यों की रचना की जाती है या निर्माण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। तो एक बार परिभाषा देखेंगे, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। तो उपवाक्य, पहली बात लिखेंगे उपवाक्य में, कोई सी भी हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वाक्य की छोटी इकाई को, वाक्य की
छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। पहली बात, वाक्य की छोटी इकाई क्या है? वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। दूसरी बात देखें, यदि हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन इसकी होगी, किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को समझने के लिए जिन छोटे छोटे वाक्यों की, जिन छोटे छोटे वाक्यों की रचना की जाती है, जिन छोटे छोटे वाक्यों की रचना की जाती है, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उन्हें उपवाक्य कहते हैं। किसी बात को समझने के लिए जिन छोटे छोटे, कोई बात आ गई, अभी हमने क्या पढ़ा था वहां छोटी इकाई, और यहाँ क्या कर रहे हैं, उस बात को बदल के क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे वाक्य कर दिया। मीन्स दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है कि किसी बात को समझने के लिए जिन छोटे छोटे वाक्यों की रचना की जाती है उसे उपवाक्य कहते हैं। अब बात आती है उपवाक्य के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। उपवाक्य भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। अब हम पहले देखेंगे उपवाक्य के भेद। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। दूसरा है स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य। तीसरा है आश्रित उपवाक्य। तीसरा है आश्रित उपवाक्य। और जो ये आश्रित उपवाक्य है इसके तीन भेद होते हैं। इसके कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो उपवाक्य के भेद भी कितने हैं? तीन। उपवाक्य के भेद कितने हैं? तीन। कौन कौन से? पहला है प्रधान उपवाक्य। पहला कौन सा है? प्रधान उपवाक्य। दूसरा है स्वतंत्र उपवाक्य और तीसरा है आश्रित उपवाक्य। और इस आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। वो देखिए आप कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा है
विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और तीसरा जो है वो है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो पहला कौन सा हुआ? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। पहला हुआ संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा हुआ विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा हुआ क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये है आश्रित उपवाक्य के भेद। और उपवाक्य होते कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन से? पहला है प्रधान उपवाक्य, दूसरा है स्वतंत्र उपवाक्य और तीसरा है आश्रित उपवाक्य। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे प्रधान उपवाक्य की। प्रधान उपवाक्य क्या है इसके बारे में सुने। प्रधान उपवाक्य वो होता है कि ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देता है, जो अपना क्या देता है? पूर्ण अर्थ देता है और वह किसी भी संयोजक शब्द से जुड़ा नहीं होता है। एक तरीके से माना जाए तो सरल वाक्य को ही हम क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात इसके अंतर्गत ये है कि सरल वाक्य की जो परिभाषा है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय से बनने वाला वाक्य सरल वाक्य माना जाता है। तो यहां भी बात वही है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय से बनने वाला वाक्य क्या माना जाता है? प्रधान उपवाक्य माना जाता है। यानी दो डेफिनेशन हो गई इसकी। एक डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसा वाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो और वो किसी भी संयोजक शब्द से नहीं जुड़ा होता है, वह क्या माना जाता है? प्रधान उपवाक्य। और दूसरी डेफिनेशन है कि एक ही मुख्य उद्देश्य और एक ही मुख्य विधेय से बनने वाला वाक्य क्या माना जाता है? प्रधान उपवाक्य माना जाता है। दूसरी बात क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वतंत्र उपवाक्य जो होता है वो संयुक्त वाक्य में होता है। किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में होता है। किसमें होगा? संयुक्त वाक्य में। और जो ये आश्रित उपवाक्य होता है वो होता है मिश्र वाक्य में। सबसे पहली बात जानकारी की ये है कि स्वतंत्र उपवाक्य कहाँ होता है? संयुक्त वाक्य में। और आश्रित उपवाक्य कहाँ होता है? मिश्र वाक्य में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ प्रधान उपवाक्य की। सबसे पहला है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य की मैंने दो प्रकार से डेफिनेशन बताई है। आप पहली देखेंगे कि ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो अपना, ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो, जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो, जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो और किसी संयोजक शब्द से, किसी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता हो, से जुड़कर नहीं
आता हो, नहीं आता हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्या है पहली डेफिनेशन? ऐसा उपवाक्य जो अपना क्या देता है? पूर्ण अर्थ। अपना क्या देता है? पूर्ण अर्थ देता है। और दूसरी बात क्या है? किसी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। क्योंकि स्वतंत्र उपवाक्य भी संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है और आश्रित उपवाक्य भी संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है, लेकिन प्रधान उपवाक्य किसी भी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता है। तो पहली डेफिनेशन संयोजक शब्द वाली। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या है इसकी? कि ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो एक ही मुख्य उद्देश्य, एक ही मुख्य उद्देश्य व एक ही मुख्य विधेय से, एक ही मुख्य विधेय से बना हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। अब आप बात सुने, बिल्कुल सरल जो वाक्य था हमारा, वो जो कि त्यों ही क्या कहलाता है? प्रधान उपवाक्य कहलाता है। कि ऐसा उपवाक्य जो एक ही मुख्य उद्देश्य, यानी सरल वाक्य में भी क्या आता है? एक ही उद्देश्य आता है और एक ही विधेय आता है। और यहां भी क्या आ रहा है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय आ रहा है। कि मुख्य उद्देश्य भी एक आ रहा है और मुख्य विधेय भी एक ही आ रहा है। तो यह क्या था? प्रधान उपवाक्य की डेफिनेशन थी। अब आप इसके साथ ही इसकी पहचान देखेंगे, फिर इसके उदाहरण देखेंगे। पहचान में देखेंगे। पहचान नंबर 1, यह ऐसा वाक्य संयुक्त व मिश्र, संयुक्त व मिश्र दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है। दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है। नंबर 2, यह किसी भी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता। यह किसी भी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता। किसी भी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता। तीसरी पहचान, यह वाक्य या ये वाक्य सरल वाक्य का रूप नहीं माना जाता है। सरल वाक्य का
रूप ही माना जाता है। यानी ये वाक्य सरल वाक्य का रूप ही माना जाता है। एक तरीके से सरल वाक्य को हम क्या मानते हैं, प्रधान उपवाक्य मानते हैं। और ये किसी भी संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आते और ये संयुक्त व मिश्र दोनों प्रकार के वाक्यों में होता है। जबकि स्वतंत्र उपवाक्य होता है संयुक्त में और आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र में। अब इसका उदाहरण देखें आप। उदाहरण देखें, परीक्षक जानता है कि तुम नकल कर रहे हो। परीक्षक जानता है कि तुम नकल कर रहे हो। हमने अभी क्या बात बताई कि जो प्रधान उपवाक्य होता है वह मिश्र में भी होता है और किसमें होता है, संयुक्त में भी होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक पहचान आ गई कि इसमें क्या लगा हुआ है, की। क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है। और की किसका संयोजक शब्द है, मिश्र वाक्य का संयोजक शब्द है। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ गए कि यह वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य है तो हमको इसमें से यदि प्रधान उपवाक्य छांटना पड़े तो सीधी सी पहचान हमने लिखा रखी है कि जो संयोजक शब्द से जुड़कर आ रहा है, जो वाक्य है किससे जुड़कर आ रहा है, संयोजक शब्द से जुड़कर आ रहा है। जो वाक्य संयोजक शब्द से जुड़कर आ रहा है वह तो आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, आश्रित उपवाक्य माना जाएगा या स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। यदि मिश्र वाक्य है तो उसे क्या कहेंगे, आश्रित उपवाक्य, और संयुक्त वाक्य है तो उसे क्या कहेंगे, स्वतंत्र उपवाक्य कहेंगे। तो यहाँ जो क्या लगा हुआ है, कनेक्टिव एक तरीके से हमारा क्या है, की है। क्या है, की। तो की के बाद वाला जो वाक्य है, की से लेके बाद वाला जो वाक्य है वो तो सब क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अब हम यहाँ आश्रित उपवाक्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, की। और की किसका है संयोजक शब्द, मिश्र वाक्य का है, इसलिए यहाँ इसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। और जो आश्रित उपवाक्य से बचा हुआ है वह भाग क्या माना जाएगा, प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। अब देखें आप, यहां से लेके और यहां तक का वाक्य क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। कैसा हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। और परीक्षक जानता है कि, अब देखो एक पहचान तो हमने ये बताई कि यह संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ नहीं होता है। दूसरी पहचान हमने दिखाई थी कि एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। तो देखिए परीक्षक तो क्या है इसमें, कर्ता। परीक्षक क्या है, कर्ता। और जानना क्या है, क्रिया। जानना क्या है, क्रिया। जानना है यहाँ क्रिया। तो कर्ता कौन होता है, उद्देश्य। कर्ता कौन होता है, उद्देश्य। और क्रिया वाला भाग क्या माना जाता है, विधेय माना जाता है। कैसा माना जाता है, विधेय माना जाता है। तो आप देखें यहाँ कि कर्ता कितना है, एक ही है, और विधेय कितना है, एक ही है। जब वाक्य में क्या आए, एक ही उद्देश्य आए और एक ही विधेय आए तो वो वाक्य क्या माना जाता है, प्रधान उपवाक्य माना जाता है। क्योंकि यहाँ उद्देश्य भी एक ही आ रहा है
है, विधेय भी एक ही आ रहा है। इसलिए यह वाक्य कैसा है, एक तरीके से सरल वाक्य, और सरल वाक्य ही क्या माना जाता है, प्रधान उपवाक्य माना जाता है। तो यहां परीक्षक जानता है, परीक्षक जानता है, यह कैसा वाक्य है, यह कैसा वाक्य है, यह प्रधान उपवाक्य है। कैसा है, प्रधान उपवाक्य है। यह कैसा वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है। वही बात है कि जहां सरल या साधारण वाक्य होता है वह प्रधान उपवाक्य माना जाता है। अगला जो है हमारा वो है स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। दूसरा है स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य क्या होता है कि ऐसा वाक्य जो अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए या पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं रहता हो, कि अर्थ की प्राप्ति के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर क्या नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि परिभाषा एक हो जाएगी, यहीं तक छोड़ देंगे तो हम प्रधान की और स्वतंत्र की, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, एक शर्त लगी हुई है इस परिभाषा के साथ कि प्रधान उपवाक्य में कोई संयोजक शब्द नहीं होता है, जबकि स्वतंत्र उपवाक्य संयोजक शब्द से जुड़कर आता है। तो देखिए आप अब परिभाषा एक बार, ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अन्य किसी वाक्य पर, अन्य किसी वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। अन्य किसी, ये जो वाक्य है यहाँ उपवाक्य भी हो सकता है, यहाँ उपवाक्य भी हो सकता है, पर निर्भर नहीं रहता है, और यह संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है, और यह संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है, संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। क्या हुई डेफिनेशन इसकी कि ऐसा उपवाक्य जो पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए अन्य किसी उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहता है, और यह संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। यानी यह पूर्ण अर्थ देता है और यह किसी वाक्य पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या है, यह संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। अब ये हो गई हमारी परिभाषा। इसकी पहचान देखें कि हम कैसे निकालेंगे, और यह स्वतंत्र जो उपवाक्य होता है वो होता क्या है। परिभाषा के साथ आगे देखेंगे इसकी पहचान।
पहचान क्या है इसकी? सबसे पहली बात तो ये है कि स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य में आता है। पहली पहचान क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है, संयुक्त वाक्य में आता है। यानी यह किसका भाग हो गया? एक तरीके से संयुक्त वाक्य का भाग हो गया। और जब संयुक्त वाक्य का भाग हो गया तो दूसरी पहचान ये है कि यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। और निम्न संयोजक शब्द कौन से होंगे? जो संयुक्त वाक्य वाले संयोजक शब्द हैं वो सब किसमें आएंगे? स्वतंत्र उपवाक्य में आएंगे। कौन कौन से? जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, जय, और, फलतः, फलस्वरूप, अन्यथा, ये सारे की सारे जो संयोजक शब्द हैं वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? स्वतंत्र उपवाक्य में आ जाएंगे। तो पहली पहचान ये है कि स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य में आता है। दूसरी पहचान यह है निम्न संयोजक शब्दों से, निम्न संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। जैसे जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, और, अन्यथा, फलतः, आदि आदि। यानी जितने भी संयुक्त वाक्य के कनेक्टिव थे, संयोजक शब्द थे, वो सब के सब किसमें आते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य में आते हैं। किसमें आते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य में आते हैं। तीसरी जो इसकी पहचान है, तीसरी पहचान है कि संयुक्त वाक्य में पहले आने वाला वाक्य तो होगा प्रधान उपवाक्य, और जो दूसरा जो वाक्य आएगा संयोजक शब्द से जुड़कर जो वाक्य आएगा वह स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। तीसरी पहचान क्या होगी? कि पहला जो वाक्य है, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आते हैं किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो जो पहले वाक्य आएगा वो तो प्रधान उपवाक्य माना जाएगा, और जो संयोजक शब्दों से जुड़कर आएगा वह क्या माना जाएगा? स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। तो तीसरी हम पहचान देखेंगे, तीसरी पहचान संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में पहले आने वाला वाक्य, पहले आने वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तथा संयोजक शब्दों से, संयोजक शब्द से, संयोजक शब्द से जुड़कर आने वाला वाक्य, आने वाला वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य माना
जाता है। यानी संयुक्त वाक्य में पहले आने वाला वाक्य तो कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। जबकि संयोजक शब्दों से, इससे संयोजक शब्दों से जुड़कर आने वाला वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य माना जाता है। जैसे राम ने कक्षा में प्रवेश किया। राम ने कक्षा में प्रवेश किया। राम ने कक्षा में प्रवेश किया और गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी के चरण स्पर्श किए। अब देखें, इसमें दो वाक्य हैं। पहला तो है राम ने कक्षा में प्रवेश किया और दूसरा क्या है? गुरुजी के चरण स्पर्श किए। और कनेक्टिव है, इसमें जो संयोजक शब्द है वो क्या है? और लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। और जब कनेक्टिव और लगा हुआ है तो यह वाक्य कैसा है? कैसा वाक्य माना जाएगा? ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? संयुक्त वाक्य माना जाएगा। और संयुक्त वाक्य में सीधी सी पहचान है, पहले आने वाला वाक्य, पहले आने वाला वाक्य क्या माना जाएगा? प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। पहले आने वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। पहले आने वाला वाक्य कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। पहले आने वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य और संयोजक शब्द से जुड़कर आने वाला वाक्य क्या हो गया? स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। तो यहां से लेके यह क्या माना जाएगा? स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। पहले आने वाला वाक्य कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। और दूसरा जो संयोजक शब्द से जुड़कर आ रहा है वह हो गया स्वतंत्र उपवाक्य। तीसरा है आपका मिश्र वाक्य, जिसमें आपका आता है आश्रित उपवाक्य। और हम चर्चा कर रहे हैं आश्रित उपवाक्य की। कल देखेंगे हम आश्रित उपवाक्य।